अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आप बताइए फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात कर रहे हैं तो बताइए, अगर हम पीरियड की बात कर रहे हैं भाई, तो पीरियड में कौन सा इफेक्ट लगता है? पीरियड में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करेंगे तो कहां में लगेगा भाई? इन पीरियड में लगेगा। पीरियड में कौन सा इफेक्ट लगेगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। समझ पा रहे हैं ना? और ग्रुप में अगर बात करते हैं तो ग्रुप में क्या लगता है? एटॉमिक रेंज या सेल नंबर, है कि नहीं? तो आप थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना। अगर हम बात करते हैं भाई, देखो पीरियड में जो होता है, अभी तक हम लोग एटॉमिक रेडियस की जब बात कर रहे थे तो पीरियड में सिर्फ और सिर्फ हमारा जो काम कर रहा था रोल, वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काम कर रहा था। लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी में केवल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नहीं, इफेक्टिव न्यूक्लियर के साथ साथ में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, दो इफेक्ट काम करेंगे पीरियड में। तो पीरियड में दो काम करेगा भाई, एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काम करेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। समझ पा रहे हैं ना? तो दोनों से मिला के आपको रिजल्ट बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि केवल आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देखेंगे तो उससे आप आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं। तो अगर हम बात करें पीरियड में तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दोनों देखना पड़ता है, ठीक है? तो बताइए, अगर हम बात करते हैं लेफ्ट टू राइट जाते हैं, अगर लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या ही होता है बताइए? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो अट्रैक्शन बढ़ जाती है कि नहीं? तो आप थोड़ा सा बताओ, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल का बीच के अट्रैक्शन जबरदस्त है, तो अट्रैक्शन ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा लगेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है ना? ठीक है। अगर सेकेंड बात करेंगे एटॉमिक रेडियस का, तो एटॉमिक रेडियस कहाँ में लगता है भाई? इन ग्रुप, है कि नहीं? और बताइए इन ग्रुप की अगर बात करें भाई, ए आर बोले तो एटॉमिक रेडियस, अगर ग्रुप में बात करा जाए तो ग्रुप में क्या होता है? सेल नंबर बढ़ता है। क्या बढ़ता है? सेल नंबर। सेल नंबर इंक्रीज करता है, जिसका वजह से एटॉमिक रेडियस क्या होती है? इंक्रीज होती है। और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगी तो बताइए साइज बढ़ गया है तो अट्रैक्शन कम हो गया होगा, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्लियर है ना? तो आप क्या देख रहे हैं भाई? जिसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, और जिसका रेडियस ज्यादा है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? कम है। क्या यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब थोड़ा सा अगर हम बात करें, अगर मान लो फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस हो जाए, कैसे हो जाए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस हो जाए या डिफरेंट स्पेसिस ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के अलग अलग स्पेसिस हो जाए, तो उस केस में हमारा सिर्फ और सिर्फ कौन सा रूल लगता है बताइए? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। याद रखेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के लिए या डिफरेंट स्पेसिस ऑफ सेम एलिमेंट, है ना? तो उसके लिए हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही लगेगा। और आप लोग जानते होंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। और आपने अभी कुछ देर पहले देखा था कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का डायरेक्टली क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? तो ये तीन फैक्टर हैं। और आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भाई, एटॉमिक रेडियस की अगर हम बात करते हैं तो एटॉमिक रेडियस में कुछ कंट्रैक्शन भी होता था। ऊपर से नीचे जाते थे तो नीचे वाला एलिमेंट का साइज ऊपर वाले एलिमेंट के लगभग बराबर हो जाता था। उसमें दो कंट्रैक्शन बताई गई थी, कंट्रैक्शन का नाम था लेंथेनॉइड और दूसरा ट्रांजिशन कंट्रैक्शन। तो उस केस में आपको मैं बताऊंगा आयोनाइजेशन एनर्जी भी थोड़ा बहुत चेंज होगा। ये जनरल बातें हैं जो आपको लिखाई गई हैं। नेक्स्ट में होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, आप लोग ध्यान देना, 4 इफेक्ट होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में दो प्रकार का होता है, एक तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, एक अनस्टेबल होता है। आप लोग जानते होंगे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसको बोलते हैं? हाफ फील्ड या फुली फील्ड ऑर्बिटल हमारे क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें भाई, देखिए अगर हम बात करें स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के, तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दो होगा, या तो हाफ फील्ड होगा, या तो हाफ फील्ड हो जाएगा, या तो फुल्ली फील्ड होगा। और हाफ फील्ड की बात करें, देखिए मतलब जितनी हमारे पास में ऑर्बिटल है, उसमें जितने ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन पूरा फुल हो जाए तो क्या बोलेंगे? फुल्ली फील्ड। जैसे कि एस के पास एक ही, एस के ऑर्बिटल कितने हैं? एक, और उसमें कितनी कैपेसिटी है मैक्सिमम फिल करने का? 2। तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? फुल्ली फील्ड। अगर जितनी कैपेसिटी है उसका आधा इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएगा तो क्या बोलेंगे? हाफ फील्ड। जैसे कि अगर हम बात करें भाई S2, P6, D10, F14, क्या ये फुल्ली फील्ड है कि नहीं?
है। लेकिन अगर मान लो यहाँ में लिखा है S1 P3 D5 F7, तो इसको क्या बोला जाएगा? हाफ फील्ड। क्या बोल दिया जाएगा? हाफ फील्ड। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना, यहाँ में हाफ फील्ड लिखा है और ये फुली फील्ड लिखा है। देखिए S1 को हाफ फील्ड कंसिडर नहीं किया जाता है। ठीक है, S1 को क्या नहीं कंसिडर किया जाता है? हाफ फील्ड कंसिडर नहीं किया जाता है। समझ पा रहे हैं ना? अच्छा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। किसी को हाफ फील्ड कंसिडर करना है तो उसकी कंडीशन क्या है? जैसे जब हम डी ब्लॉक में आपको बताएंगे ना आयोनाइजेशन एनर्जी, तो उसमें आपको पता चलेगा। लेकिन अभी आपको जानना है, S1 को हाफ फील्ड नहीं कंसिडर करेंगे, लेकिन P3 D5 F7 को हाफ फील्ड कंसिडर किया जाएगा। S1 को नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि हाफ फील्ड कंसिडर करने के लिए दो बातें होनी चाहिए। पहला, अगर हाफ फील्ड कंपेयर करना है, मतलब ये हाफ फील्ड है या फुल हाफ फील्ड है, तो उसके लिए दो कंडीशन है। और कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन ये है कि उसको हाफ फील्ड होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें, भाई देखो S1 P3 D5, ठीक है। अगर हम बात करें, देखिए ठीक है, अगर ये हाफ फील्ड है तो हाफ फील्ड की दूसरा कंडीशन है, मतलब दो कंडीशन होगी। फर्स्ट कंडीशन तो हाफ फील्ड होना चाहिए, सब हाफ फील्ड है। और दूसरी कंडीशन है कि उसके पास एक्सचेंज एनर्जी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक्सचेंज एनर्जी। क्या यहाँ में एक्सचेंज है क्या? तो इसके पास ये इलेक्ट्रॉन किसी और के साथ में एक्सचेंज कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। लेकिन क्या इसमें एक्सचेंज हो सकता है क्या? मैं आपको एक्सचेंज एनर्जी बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, लास्ट टॉपिक में ना। ठीक है, तो क्या ये यहाँ में एक्सचेंज एनर्जी क्या है भाई? बहुत ज्यादा है। तो जिसके पास एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा है और वो हाफ फील्ड है, वही हमारा, उसी को हम लोग हाफ फील्ड कंसिडर करेंगे। लेकिन S1 को हाफ फील्ड कंसिडर इसलिए नहीं कर रहे हैं, ड्यू टू लैक ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। क्या समझ पा रहे हैं ना? इसके पास एक्सचेंज एनर्जी नहीं है, इसलिए इसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो S1 हाफ फील्ड है? नहीं है। नहीं तो डी का सारा क्वेश्चन मैक्सिमम गलत हो जाएगा। तो इसलिए याद रखेंगे, वहां में S1 को अगर आप हाफ फील्ड कंसिडर कर लेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए S1 को हाफ फील्ड कंसिडर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? उसका रीजन यही होता है, ड्यू टू लैक ऑफ एक्सचेंज एनर्जी। अगर किसी को हाफ फील्ड होना है तो एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, क्लियर है ना? लेकिन S1 में ऐसा नहीं है, इसलिए उसको नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। मैंने बोला है कि ध्यान देना, अगर Np3 है, अगर मान लो ये सब ऑर्बिटल क्या होते हैं, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आपसे पूछा जाएगा P3 P4 में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो आप बोलेंगे P3 हाफ फील्ड है, P4 हाफ फील्ड नहीं है, तो कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? P3 P4 से ज्यादा स्टेबल होगा। ध्यान दीजिएगा, ये लिखा गया है Np3 N नंबर, N किसको बता रहा है बताओ? S और P के साथ में नंबर N चलता है। N हमारा क्या है? पीरियड नंबर। तो Np3 और Np4 में Np3 Np4 से ज्यादा स्टेबल होगा, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ और सिर्फ वैलिड कहां तक होगी? फोर्थ पीरियड तक। फिफ्थ पीरियड में कहानी चेंज हो जाता है। क्या समझ पा रहे हैं? ध्यान से सुनो, Np3 और Np4 में कौन ज्यादा स्टेबल है? Np3 Np4 से ज्यादा स्टेबल होगा। कितने पीरियड तक? फोर्थ पीरियड तक। फिफ्थ और सिक्स पीरियड में कहानी चेंज हो जाती है, ऑर्डर उल्टा हो जाता है। लेकिन हम लोग ध्यान देना, जनरली आपका जो क्वेश्चन आने वाला है वो फोर्थ पीरियड तक ही आएगा। नीट में हमेशा फोर्थ पीरियड तक आएगा, तो फोर्थ पीरियड तक आपको याद होना चाहिए। मैं ऑर्डर पूरा लिखाऊंगा, लेकिन आपको याद कहां तक रखना है? फोर्थ पीरियड तक। ऐसा क्यों होता है अभी आपको बताया जाएगा, कॉपी कर लीजिए। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें यहाँ में,
थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, जैसे ये मैंने ग्रुप नंबर 15 और ग्रुप नंबर 16 लिखा, अभी ध्यान दीजिएगा, अभी कॉपी नहीं करना है, बोर्ड पे ध्यान देना। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब लिखा गया है। और ये कौन सा पीरियड का है भाई? नाइट्रोजन हमारा कौन सा पीरियड का है? सेकंड पीरियड का है ना। तो सेकंड पीरियड का है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? लास्ट सेल में जब आप लिखेंगे तो 2p3 आएगा। क्या आ जाएगा? 2p3। और ये इसका क्या आ जाएगा? 2p4। वैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ रही है तो 3p3, 3p4, 5p, समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, अब मैंने बोला था ना कि np3 और np4 में ज्यादा स्टेबल कौन होता है? np3 np4 से ज्यादा स्टेबल होता है। कितने पीरियड तक? फोर्थ पीरियड तक। समझ पा रहे हैं ना? अगर मैं बोलूंगा यहाँ में देखिए n का वैल्यू क्या है? 5, तो ये कौन सा पीरियड का है भाई? फिफ्थ पीरियड का। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, जैसे p3 हो गया, p4 हो गया, है कि नहीं? अब तो क्या कंपेयर कर रहे हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ पा रहे हैं ना? जो ज्यादा स्टेबल होगा भाई वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। अगर np3 np4 में किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? np3 का np4 से ज्यादा होगा, क्योंकि np3 ज्यादा स्टेबल है। अगर ज्यादा स्टेबल है, जो चीज ज्यादा स्टेबल है वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता है, मतलब आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, मतलब उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, है ना। अगर हम बात करें, देखिए p3 और p4 में, और आपको बताना है कि p3 और p4 क्या है? ज्यादा स्टेबल है ना। अच्छा, आप थोड़ा सा देखो, यहां से यहां जा रहे हैं, p3 से p4 में जा रहे हैं, तो बताओ यहाँ में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा कि नहीं होगा? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से क्यों नहीं करना है ना। तो यहाँ से यहाँ में जा रहे हैं, जैसे नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में जा रहे हैं, तो नाइट्रोजन में जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा, क्या उससे एक ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑक्सीजन में होगा? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है ना भाई। तो मान लो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो भी होगा, यहाँ से यहाँ में जा रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ेगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ेगा तो इसकी साइज और छोटी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्या आप समझ पा रहे हैं ना? देखो p3 से p4 में जा रहे हैं, बताओ क्या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही है। देखो हम जनरली हम अगर बात करें ना भाई, तो सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड की बात करा जाए, किसकी? सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड की बात किया जाए, सेकंड और थर्ड पीरियड में जनरली हमारा एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है ना। शुरुआत एस से होगा, खत्म पी में जाएगा, तो सबसे पहले एस में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एस में दो आएगा, फिर p1 आएगा, p2 आएगा, p3 आएगा, p4 आएगा, p5, p6 तक जाएगा, मतलब s1 से शुरू होगा, p6 में जाएगा, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रही है। क्या समझ पा रहे हैं ना? समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना। अगर हम बात करें भाई, देखिए इधर पीरियड नंबर 2 की बात कर रहे हैं, कॉपी कुछ भी नहीं करना, ध्यान दीजिएगा। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ऐसा लिखा है ना। अब ये सेकंड पीरियड का मेंबर है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिथियम का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम 1s2 2s1, तो क्या ये 2s1 होता है? अब आउटर मोस्ट शेल का लिखता हूं, इसका 2s2 होता है, इसका 2p1 होता है, इसका 2p2 होता है, इसका 2p3 होता है, इसका 2p4 होता है, इसका 2p5 होता है, इसका 2p6 होता है। क्लियर है ना? तो आप मुझे बताइए, क्या ये सेम सेकंड पीरियड का है क्या? सबके आउटर मोस्ट शेल में दो है ना। तो ये सेकंड पीरियड का मेंबर है। कौन सा पीरियड का? सेकंड पीरियड के मेंबर है। और आप मुझे बताइए, यहां से यहां जा रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रही है, मतलब अगर हम बात करें तो साइज इसका छोटा हो जाएगा, है ना, क्योंकि आप अकॉर्डिंग टू ये कंसेप्ट, इसमें बहुत सारा एक्सेप्शन भी है, ध्यान से सुनिएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? ज्यादा। मतलब आपका ऑर्डर ये होना चाहिए था, है ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो उसी को समझना है भाई। एक्सचेंज क्या होता है? देखिए p3 p4 में और s2 p1 में, यहां में एक्सचेंज होता है। क्या होता है? s2 p1 में और p3 p4 में एक्सचेंज हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं ना? तो आइए ध्यान दीजिए, मैं उसी को समझा रहा हूं। तो अगर मान लो भाई, ये देखो शुरुआत s से हो रही है, खत्म p पे हो रहा है ना, p6, s1 s2, फिर p ब्लॉक का एलिमेंट आएगा, फिर d ब्लॉक का भी आ सकता है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3 में डी ब्लॉक नहीं आता है, केवल एस और पी होगा, तो शुरुआत एस से होगा, खत्म पी पे होगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि p3 p6 में, p3 p4 में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? आपका अनुसार बताओ किसका ज्यादा होना चाहिए था? p4 का, है कि नहीं? आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन होता p3 का है। क्यों होता है? थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जैसे अगर हम बात करें भाई p3, अच्छा बताओ p3 क्या है? स्टेबल। p3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? स्टेबल। लेकिन p4 कैसा है? अनस्टेबल। लेकिन इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है कि नहीं? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। अब क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक का क्या नाम है? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या नाम है? आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना है कि ऐड करना है? निकालना है। अरे भाई क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। चलिए यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, तो क्या बन जाएगा? p2। क्या बन जाएगा? p2। यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या बन गया? p3। अरे भाई ये p2 क्या हो गया? अनस्टेबल।
क्या कोई भी चीज स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ जाती है क्या? नहीं। क्या वो स्टेबल को रेजिस्ट करती है, मतलब और स्टेबल होना चाहती है, ना कि अनस्टेबल होना चाहती है? क्या आप समझ पा रहे हैं क्या? लेकिन अगर बताओ भाई ये अनस्टेबल है तो क्या ये स्टेबल होना चाहेगा? तो क्या ये अनस्टेबल है, क्या ये सोचेगा कि हमको थोड़ा सा भी एनर्जी मिल जाएगा मैं इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा और स्टेबल की तरफ में चला जाऊंगा? तो बताओ भाई ध्यान देना, किसमें एनर्जी ज्यादा लगेगी? अरे भाई देखो, क्या ये स्टेबल है क्या? आप इसको एनर्जी दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्लियर है ना भाई? लेकिन क्या ये स्टेबल से अनस्टेबल होना चाहेगा? नहीं होना चाहेगा। मतलब अगर आप देखो कोई भी एलिमेंट में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन आराम से निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको एनर्जी जबरदस्त देना पड़ेगा। थोड़ा सा एनर्जी दिए, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, और ज्यादा देना पड़ेगा तो दूसरा निकल जाएगा, और ज्यादा देना पड़ेगा तो तीसरा निकल जाएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? क्या एनर्जी ज्यादा लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी। तो अगर ये स्टेबल है और इसका इलेक्ट्रॉन को निकालना है और एक इलेक्ट्रॉन निकालने से ये p2 कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर रहा है जो अनस्टेबल हो रहा है, तो लेकिन ये स्टेबल रहना चाहेगा, है कि नहीं? तो क्या लेकिन आपको इलेक्ट्रॉन निकालना ही निकालना है, तो बताओ क्या इसके लिए आपको एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा? ज्यादा देना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन अगर भाई बात करें इसकी बात करें यहाँ में P4 और P3 की बात किया जाए तो बताओ ये अनस्टेबल था, ये बोलेगा थोड़ा सा जल्दी से मुझे इलेक्ट्रॉन दो, मैं इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूं क्योंकि ये स्टेबल होना चाहता है। तो बताओ इस केस में एनर्जी कम लगेगी। अगर इन दोनों इफेक्ट को कंपेयर किया जाए तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी भाई? P3 या P4 में किसकी ज्यादा होने वाली है? अगर दोनों इफेक्ट को देखा जाए तो इसकी एनर्जी, इसका इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा, ना कि यहाँ में, है कि नहीं? इसलिए बताइए किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाएगी? P3 P4 में P3 का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे? तो यही रीजन होता है भाई P3 P4 दो जगह एक्सेप्शन आपको मिलेगा। एक्सेप्शन ही आपको याद रखना है P3 P4 में। क्या अगर ध्यान देना, जैसे कि अगर हम बात करें 2p3 2p4 है ना, मैं बोला था np3 np4 में कौन ज्यादा स्टेबल होता है? np3। अगर वो ज्यादा स्टेबल है तो उस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, है ना? समझ पा रहे होंगे आप लोग? बताओ इसमें किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? इसका, इसमें इसका। लेकिन मैं बोला था कि ये रोल हमेशा अप टू 4th पीरियड तक वैलिड रहेगा। 5th पीरियड में कहानी उल्टा हो जाती है। समझ पा रहे हैं ना? लेकिन हम लोग का सिलेबस में नीट में ये याद रखना है, एम्स में ये याद रखना है। तो क्या एम्स का एग्जाम होता है कि आजकल? नहीं होता है ना, नीट के थ्रू ही मिलता है। पहले अलग अलग एग्जाम होती थी, है ना? समझ पा रहे हैं ना? तो इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ नीट के लिए आपको ये ऊपर वाला याद रखना है कि np3 और np4 में किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है? np3 का। अच्छा, इसका क्यों ज्यादा हो गया भाई? ये तो 6 पीरियड वाला हो गया ना, तो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी, ध्यान देना, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी ज्यादा हो गई, P4 का ज्यादा हो गया। क्यों ज्यादा हो गया भाई? क्योंकि बताओ जैसे ही 6 पीरियड होता है तो इलेक्ट्रॉन की एंट्री हो जाती है F की, हो जाती है क्या? और 5th में D का इलेक्ट्रॉन हो जाता है। और D और F का स्क्रीनिंग कैसी होती है भाई? स्क्रीनिंग कैसी होती है? पुअर। और स्क्रीनिंग पुअर होने का वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है? ज्यादा। और ज्यादा हो जाता है तो अट्रैक्शन क्या हो जाती है? जबरदस्त। अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी स्टेबिलिटी से ज्यादा डोमिनेट कर लेती है। भाई हमें कौन डोमिनेट कर रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट किया या स्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी। ये ज्यादा स्टेबल था अनस्टेबल था? ये स्टेबिलिटी डोमिनेट कर रही है। लेकिन जैसे ही पूरी स्क्रीनिंग का होने का वजह से स्टेबिलिटी मैटर नहीं करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर लेता है, इसलिए उसका ऑर्डर उल्टा हो जाता है। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो भाई आपको तो सिर्फ और सिर्फ 4th पीरियड तक याद रखना है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। क्या आप समझ पा रहे हैं भाई? इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 4th पीरियड तक तो याद होना चाहिए कि np3 और np4 में किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी? np3 का। कौन इफेक्ट स्टेबल, मतलब किसकी इफेक्ट ज्यादा है? स्टेबिलिटी वाला इफेक्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से ज्यादा है। 5th और 6th पीरियड में D और F की इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है, जिसका वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा डोमिनेट कर जाता है। थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा भाई। जैसे कि हम बात करते थे पीरियड नंबर 2 की बात कर रहे हैं या पीरियड नंबर 3 की बात करें, तो उसमें अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो मैं n नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट जनरल लिख रहा हूँ। S1 S2 P1 P2 P3 P4 P5 P6, ऐसा ही तो होता है ना? अगर हम बात करें तो S और P ब्लॉक की एलिमेंट को अगर बात करें तो भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होगी, नंबर यहाँ में 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, ऐसा ही कुछ होगा, है ना? तो आप थोड़ा सा ध्यान दो, यहाँ से यहाँ में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है बताइए? लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, पीरियड में जा रहे हैं, है ना? तो क्या होगा बताइए?
यहां से यहां की अगर हम बात करें भाई तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ ही रही है ना। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगी तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होने वाली है, बढ़ने वाली है। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा मतलब इसका इसमें इसका ज्यादा होगा, लेफ्ट टू राइट जाने से क्या बढ़ रही है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है, तो ऑर्डर ऐसे ही होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे ही होनी चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभी हम मैंने आपको डिस्कस करा था P3 P4 में किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, बताइए। P3 और P4 में किसकी ज्यादा होती है, P3 की। तो आप थोड़ा सा याद रखना, दो जगह एक्सचेंज करना है आपको, ठीक है, और उसका रीजन क्या होता है मैं आपको बता दूंगा, ध्यान देना भाई। यहाँ में क्या होता है कि P3 P4 में किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, P3, क्योंकि यहाँ में कौन डोमिनेट करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर या स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी डोमिनेट करती है। और H2P1 में H2 की आयोनाइजेशन एनर्जी P1 से ज्यादा होती है, ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या। थोड़ा सा ध्यान देना है, बस दो जगह एक्सचेंज करना है, H2P1 में P3 P4 में, ध्यान देना, H2P1 में P3 P4 में, याद रखना H2P1 का रीजन हमारा क्या होता है, स्टेबिलिटी नहीं, यहाँ में होता है पेंट्रेशन पावर। पेंट्रेशन पावर क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो अगर आपको कहीं भी दिखाई देगा H2P1 में तो किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, H2 का, समझ पा रहे हैं ना, P1 का कम होगा। और P3 P4 में क्या होगा बताओ, P3 P4 में किसका ज्यादा, P3 का ज्यादा। आप अगर आपसे पूछा जाएगा P3 P5 में किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, P5 का ज्यादा। उस केस में स्टेबिलिटी नहीं लगाना है, क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि रीजन क्या होगा भाई कि अगर हम बात करें भाई, ध्यान देना, P3 में इफेक्टिव P3 P4 और यहाँ में P5, थोड़ा समझिएगा यार। तो अगर मान लो P3 से P4 जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक बढ़ा, और P5 में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दो बार बढ़ेगा। अरे भाई यहां से यहां एक बार बढ़ा, फिर यहां से यहां एक बार बढ़ेगा, समझ पा रहे हैं ना। जो स्टेबिलिटी के कंपेयर में वो ज्यादा है, इसलिए उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी ज्यादा होगी। क्या समझ पा रहे हैं क्या आप लोग। तो P3 P5 में किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, P5 का। P3 P4 में किसका ज्यादा, P3 का। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो अगर हम बात करें भाई, ध्यान देना, यहाँ में अगर मान लो H2 और P2 में किसका ज्यादा, तो H2 और P2 में तो H2 का ज्यादा, लेकिन H2 और P2 में किसका ज्यादा, P2 का। H2 P1 में किसका ज्यादा, H2 का। H2 P2 में किसका ज्यादा, P2 का। तो ध्यान देना, क्योंकि क्यों यहाँ में ज्यादा, क्योंकि यहाँ से यहाँ एक आयोनाइज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, फिर यहाँ में, तो यहाँ में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दो बार बढ़ेगी, जिसका वजह से उसका अट्रैक्शन और बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है ना भाई। याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि अगर मान लो ये स्टेबल है और स्टेबल के जस्ट एडजेसेंट में, बगल वाले में अगर अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आती है तो उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर चेंज हो जाता है। अगर स्टेबल से अनस्टेबल आएगा, अरे भाई ये स्टेबल था ना, ये स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ में जा रहा है, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी ज्यादा होगी। नेक्स्ट वाला नहीं देखना है, इसका नेक्स्ट का नेक्स्ट नहीं देखना है, जस्ट बगल वाला देखना है। क्या क्लियर है ना। क्या ये बताओ, फुली फिल्ड है क्या, स्टेबल है क्या, स्टेबल। स्टेबल से क्या हो गया, अनस्टेबल, तो किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, स्टेबल वाली की। बस आपको दो बातें याद रखना है कि स्टेबल से जैसे ही अनस्टेबल की तरफ में जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर चेंज हो जाएगा, स्टेबल वाला का ज्यादा होगा। किस किस में चेंज करना है जल्दी से बताओ, H2 P1 P3 P4 में एक्सचेंज करना है। P3 P4 में क्या करना है, एक्सचेंज करना है, और H2 P1 में क्या करना है, एक्सचेंज कर देना है, बस ये याद रहेगा। क्या लिखा है, पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर का मतलब होता है क्लोजनेस टू न्यूक्लियस। देखिए क्या लिखा है, पेनिट्रेशन पावर NH2 NP1 में किसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होता है, NH2 का NP1 से ज्यादा होता है। और ये रूल वैलिड होगी कौन से पीरियड के लिए भाई, फोर्थ पीरियड के लिए। फिफ्थ और सिक्स पीरियड में तभी वैलिड होगी जब क्या होगा, क्या लिखा है, फिफ्थ
एंड 6 पीरियड वैलिड ओनली इफ डेल्टा जेड लेस देन डेल्टा जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, मतलब एटॉमिक नंबर का गैप अगर 1 है तो उसमें वैलिड होगा 5th और 6th पीरियड के लिए। ठीक है, डेल्टा जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर का डिफरेंस। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दो, पेनिट्रेशन पावर का मतलब क्या होता है आप बताओ। न्यूक्लियस के जस्ट बगल में एस पी डी एफ की बात करा जाए, एस ऑर्बिटल पी डी एफ ऑर्बिटल, तो बताओ न्यूक्लियस के पास में क्लोज में कौन होता है, एस है कि नहीं। तो बताओ क्या एस का जो इलेक्ट्रॉन होगा, मान लो जो इलेक्ट्रॉन एस में न्यूक्लियस के पास वाले जो ऑर्बिटल है एस ऑर्बिटल, उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा क्या उस पे न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा होगा, न्यूक्लियस का पकड़ ज्यादा होगा, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन का और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन जबरदस्त होगा। अगर जबरदस्त होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा एज कंपेयर टू पी वाला का, है कि नहीं। तो इसलिए उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, किसकी, S2 और P1 में किसकी ज्यादा होगी, S2 का, क्योंकि न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है भाई उसका S वाले इलेक्ट्रॉन का बीच में जो अट्रैक्शन होगा जबरदस्त होगा, क्योंकि न्यूक्लियस के पास वाला S ही होता है, S सबसेल है ना। तो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है S पे वो ज्यादा है, न्यूक्लियस का S पे पकड़ ज्यादा है, जिसका वजह से उसका अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगा। क्या आप समझ पा रहे हैं। तो ये वैलिड किसके लिए होगी भाई, 4th पीरियड के लिए। अगर 5th और 6th पीरियड में अगर आपको लगाना है तो ये तभी लगेगा जब डेल्टा जेड की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 1 होगी। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें भाई, देखिए ग्रुप नंबर 2 और ग्रुप नंबर 13, ठीक है। तो यहाँ में ध्यान दीजिएगा, बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, हाँ 2s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2s2, इसका क्या होगा 2p1, इसका क्या होगा 3s2, इसका क्या होगा 3p1 होगा ना इसका, और इसका क्या हो जाएगा बताइए 4s2, इसका क्या हो जाएगा 4p1, इसका क्या हो जाएगा 5s2 5p1, और यहाँ में क्या हो जाएगा 6s2 6p1। अब इसका एटॉमिक नंबर की बात करें, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 4, मैग्नीशियम का 12, इसका कितना है 20, इसका कितना है 38, और इसका कितना हो जाएगा 56 होगा ना ऐसे। तो ये हम लोग एटॉमिक नंबर आप इसका लिख सकते हैं, और इसका क्या हो जाएगा बताइए, बोरॉन का 5 13, और इसका क्या हो जाएगा, कैल्शियम के बाद स्कैंडियम आता है तो 20 10 30 31 है कि नहीं, यहाँ में 38, और फिर यहाँ में कितना का डिफरेंस होगा 18 ऐड कर लो 49, और 49 में और 32 9 4 49 प्लस 32 81। ठीक है, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं मैजिक नंबर का हेल्प से, है कि नहीं। अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे, मैं बोला था ना कि S2 और P1 में देखो, यहाँ में इलेक्ट्रॉन S2 में एक में P1 है ना, S2 P1 में NH2 NP1 है ना, 2S2 2P1 में, बताओ न्यूक्लियस का होल्ड किस पे ज्यादा होगा, S का, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकाला मुश्किल है, किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी बताइए, NH2 का NP1 से ज्यादा होता है अप टू 4th पीरियड तक। क्लियर है ना भाई, क्या यहां तक समझ में आ रही है। तो 4th पीरियड तक तो यही ऑर्डर होगा, और आगे 5th और 6th पीरियड में ऑर्डर क्या होगा बताइए, 5th और 6th पीरियड में जो ऑर्डर होगा 5th और 6th पीरियड में कब होगा, जब एटॉमिक नंबर का जो गैप होगा वो कितना होना चाहिए 1। तो बताओ ये 38 है ये 39 है, क्या ये ऑर्डर गैप 1 है क्या, नहीं, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा उल्टा। लेकिन आपको नीट में सिर्फ और सिर्फ 4th पीरियड तक पढ़ना पड़ेगा। अगर मान लो भाई ग्रुप नंबर 12 है, और थोड़ा सा ध्यान दीजिए बोर्ड पे, ग्रुप नंबर 12 ग्रुप नंबर 13 है ना, तो अगर हम बात करें देखिए क्या ये इलेक्ट्रॉन तो डी में इंटर हो रहा है कि नहीं,
क्या इलेक्ट्रॉन किस में इंटर हो रहा है? डी में, 3D में, 4D में, 5D में। लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहां से? एस से। इलेक्ट्रॉन तो इंटर हो रहा है डी में, लेकिन निकलेगा कहां से? एस में। तो क्या इलेक्ट्रॉन किस कहां से निकल रहा है भाई? 4s से निकलेगा, है कि नहीं? तो मान लो इलेक्ट्रॉन तो निकलने वाला किस में है? एस में। एस से निकलेगा, यहाँ भी एस से निकलेगा, यहाँ भी एस से निकलेगा, है कि नहीं? तो अगर मान लो इसमें अगर हम कंपेयर करें, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है एस से और यहाँ में क्या है? P1 है। H2P1 आ रहा है क्या? H2P1। और H2P1 में याद रखना, H2P1 में ये कौन सा पीरियड का मेंबर है बताओ? यहाँ से देख सकते हैं फोर्थ, ये फोर्थ पीरियड का है ना। ये कौन सा मेंबर? फिफ्थ। और ये कौन सा है? सिक्स पीरियड। तो बताओ अप टू फोर्थ पीरियड तक तो क्या होता है? H2P1 में किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है? H2 का। अरे भाई ज्यादा होगा ना भाई। अगर फिफ्थ सिक्स पीरियड में, फिफ्थ और सिक्स पीरियड में H2P1 में H2 का आयोनाइजेशन एनर्जी P1 से ज्यादा तब होगा जब एटॉमिक नंबर का गैप 1 होना चाहिए। तो बताओ 48 है तो ये क्या हो गया? 14 है। तो इसका ज्यादा होगा, H2P1 में H2 का ज्यादा होगा। और इसमें किसका ज्यादा होगा? लेकिन इसमें नहीं हो रहा था, क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर का गैप 1 नहीं था। हाँ 5p2 होगा, यहाँ में 6p। हाँ हाँ देखो भाई थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे। अगर मान लो लिथियम यहाँ में Li लिखा है और Li प्लस लिखा है, लेकिन आप क्वेश्चन अगर सॉल्व करने लगेंगे केवल एलिमेंट को देख के तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी का सारा क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से होता है। जैसे कि अगर हम बात करें, बताओ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 2s1 आएगा, है कि नहीं? और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 2s2 आ जाएगा, है कि नहीं? एटॉमिक नंबर 3 है, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 होगा, तो 2 होगा तो 1s2 होगा ना। और यहाँ में क्या हो जाएगा? 2s1, 1s2 2s1, है ना। तो ध्यान देना, आपको यहाँ में आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करना है तो गलत कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, देख के तो आपको दिखाई दे रहा है लिथियम, लेकिन ये किसका जैसा बन चुका है? हीलियम। क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितना है? 2, और इलेक्ट्रॉन 2 किसमें होता है? हीलियम। तो देख के लग रहा है लिथियम, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी मतलब देखो, देख के तो लग रहा है कि ये लिथियम है, लेकिन वो किसका जैसा बन चुका है? हीलियम का जैसा। तो कहानी कुछ अलग हो सकती है। तो कहने का ये मतलब है कि जब भी क्वेश्चन आयोनाइजेशन एनर्जी से लिखना या आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड सॉल्व करना है तो पहले आप उसको कन्फिग्रेशन लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? नहीं तो गलत करके आ जाएंगे। तो चलिए अगर हम बात करें पीरियड में बात करें तो पीरियड नंबर 2 की बात करेंगे हम लोग। और पीरियड नंबर 2 की बात करेंगे तो बताइए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी देखना है, फर्स्ट सेकेंड कंपेयर करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या होगा? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नील, ऐसा लिखना है। ठीक है, पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी। और हम पीरियड की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं किस किस की, कौन कौन सी ब्लॉक के लिए भाई? एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक की एलिमेंट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जनरली हमारा फोर्थ पीरियड तक ही आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करें पीरियड नंबर 2 है तो इसमें दो बात करने वाले हैं हम लोग, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 और हमारा ये सेकेंड पीरियड होगा, और आयोनाइजेशन एनर्जी 2, मतलब यही सेकेंड पीरियड की हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी 1 और आयोनाइजेशन एनर्जी 2 का आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट और आयोनाइजेशन एनर्जी सेकेंड कंपेयर करने वाले हैं हम लोग, है कि नहीं? अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो पीरियड नंबर 2 लिखा है तो उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी 1 लिखनी है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी 1 का मतलब क्या होता है? देखिए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ना, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है क्या इलेक्ट्रॉन निकालना है? क्या नहीं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है, वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा, किसमें एनर्जी ज्यादा देना पड़ेगा ना। और सेकेंड IE2 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर IE1 लिखा है इसका मतलब होता है विदाउट रिमूवल इलेक्ट्रॉन राइट द कन्फिग्रेशन। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ में क्या होना, IE1 का मतलब क्या होगा? IE1 का मतलब होगा विदाउट रिमूवल इलेक्ट्रॉन राइट कन्फिग्रेशन। समझ पा रहे हैं ना? तो IE1 का मतलब ये होगा। IE2 का मतलब क्या होगा? रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन एंड राइट कन्फिग्रेशन। समझ पा रहे हैं ना? एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उसकी कन्फिग्रेशन लिखो, उसके बाद आप लोग आयोनाइजेशन एनर्जी को अच्छे से कंपेयर कर पाएंगे। अगर IE3 लिखा होगा तो रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन राइट, उसके बाद उसका कन्फिग्रेशन को लिखना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, तो थोड़ा चलिए ध्यान दीजिएगा। बताओ लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? 2s1, इसका क्या होगा? 2s2, इसका क्या होगा? 2p1, इसका 2p2, इसका 2p3 और 2p4, 2p5, 2p6 होता है ना।
क्या ये हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है? नहीं, अभी इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बोर्ड पे ध्यान देना, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की क्या ऑर्डर होने वाली है। तो बताओ, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं ना, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो बताओ क्या बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से क्या होती है, अट्रैक्शन बढ़ती है, अट्रैक्शन बढ़ती है तो क्या होता है भाई, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन ध्यान देना, आयोनाइजेशन एनर्जी तो बढ़ेगा, लेकिन एक्सचेंज करना है, किस किस में एक्सचेंज करना है, S2 एंड P1 में एक्सचेंज एंड P3 एंड P4 में एक्सचेंज करना। ठीक है, तो याद रखना है, यहां से यहां जाएंगे तो हमेशा S2 P1 में एक्सचेंज होगा और P3 P4 में एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो बताओ यहाँ में S2 P1 में क्या यहाँ में एक्सचेंज होगा, यहाँ में जाने से आयोनाइजेशन तो बढ़ रही है, लेकिन बढ़ेगी, लेकिन उसमें एक्सचेंज होगा, बेरिलियम पहले आएगा, सॉरी बोरॉन पहले आएगा, बेरिलियम बाद में आएगा। S2 P1 में एक्सचेंज करना है और कहाँ में करना है, P3 P4 में एक्सचेंज करना है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो बताओ उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की ऑर्डर क्या हो जाएगी, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की ऑर्डर क्या हो जाएगी, बताइए। सबसे पहले किसका ज्यादा होगा, लिथियम का सबसे कम, उसके बाद आना चाहिए था बेरिलियम, लेकिन बेरिलियम नहीं आएगा, एक्सचेंज हो चुका है, कौन आएगा, बोरॉन। उसके बाद क्या आएगा, बेरिलियम। उसके बाद क्या आएगा, कार्बन। कार्बन के बाद कौन आएगा बताओ, ऑक्सीजन। उसके बाद क्या आएगा, नाइट्रोजन। उसके बाद क्या आएगा, फ्लोरीन। उसके बाद क्या आएगा। तो ये आपको फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है, ठीक है। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन। आपको याद रखना है किस किस में एक्सचेंज करना है, S2 P1। डी ब्लॉक में एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ 3D सीरीज के बारे में दिया गया। किसके बारे में दिया गया, 3D सीरीज के बारे में। तो यहाँ में आपसे पूछा जाएगा IE1, IE2, IE3 तीन वैल्यू दिया गया है, तो तीनों आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट आयोनाइजेशन, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 3D सीरीज हमारी जो होती है, 3D सीरीज स्कैंडियम, ठीक है। तो ध्यान देना, IE1, IE2, IE3। तो IE1 को समझाना बहुत मुश्किल है, इसमें बहुत सारे इफेक्ट लगते हैं, तो आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। याद करने के लिए मैं ट्रिक बता दूंगा। नहीं तो आप सोच रहे होंगे कि बताइए लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, बताइए आप लोग सोच रहे होंगे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट ही जा रहे हैं ना, पीरियड में ही तो जा रहे हैं, 3D सीरीज है। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी तो ऑर्डर ऐसा होना चाहिए था, है ना। तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना भाई। ऐसा आपको लग रहा था, लेकिन ऐसा होगा नहीं, ध्यान देना। तो यहाँ में क्या होता है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, और आप लोग समझ ही गए होंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होगा। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब यही तो होगा ना कि आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकालना है। क्या इलेक्ट्रॉन दिखाई तो नहीं दे रहा होगा शायद, है ना, दे रहे क्या, रेड लास्ट तक नहीं दिखाई दे रहा होगा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ में ऐसा है, तो आप थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना। IE1 का मतलब क्या करना है, केवल उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से आपको लिखना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें आपको याद रखना है, याद कैसे करेंगे, टी कॉफी के बाद ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, ऐसा क्या होना चाहिए। तो बोर्ड पे ध्यान देना भाई, यहां से यहां में तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी तो क्या ही करनी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी, ऐसा है ना, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, लेकिन यहाँ में बढ़ता नहीं है। किसके बाद नहीं बढ़ता है, टाइटेनियम के आगे, टाइटेनियम, टी कॉफी के बाद, टाइटेनियम कोबाल्ट आयरन के बाद नहीं बढ़ता है, उसका ट्रेंड थोड़ा उल्टा हो जाता है। यहाँ में बढ़ना चाहिए था, तो इसमें टाइटेनियम का ज्यादा होता है, इसके पहले नहीं, इसके बाद, ठीक है, टाइटेनियम के बाद, फिर किसके, कोबाल्ट के बाद, सॉरी कोबाल्ट के पहले नहीं, कोबाल्ट के बाद, और उसके बाद आयरन। आयरन कहाँ में, आयरन, तो आपको याद रखना है। तो टी कॉफी के बाद जो सिंबल आएगा उसको चेंज कर दीजिएगा, क्लियर है ना भाई। तो ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो देखिए क्या होगा,
सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो देखिए, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी याद रखना है भाई, टी कॉफी के बाद मतलब ऑर्डर जो आना चाहिए लेफ्ट टू राइट में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए, लेकिन ऑर्डर को चेंज करना है किस किस के बाद, टाइटेनियम, कोबाल्ट, आयरन के बाद, ठीक है। अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे, इसमें तीन चेंज करना है ना, तीन, टाइटेनियम, कोबाल्ट, आयरन, तीन चेंज करना है, ठीक है। यहाँ में नीचे में दो में चेंज करना होगा, थर्ड में एक चेंज करना पड़ेगा। तो 3D 4D 5D में 1 3 5 में याद रखना है, पहला सीरीज में 3 का चेंज, दूसरा सीरीज में 2 का चेंज, और लास्ट सीरीज में सिर्फ एक का चेंज आपको दिया गया है एनसीईआरटी में, तो लिखना पड़ेगा। देखो भाई बोर्ड पे ध्यान देना, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है बताइए, 4s2 3d1 होता है कि नहीं होता है, और बताओ इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 4s2 3d2। तो अगर मान लो भाई यहाँ में अगर हमको एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। और बताओ यहाँ में क्रोमियम का क्या होता है, 4s1 3d5, अरे समझ पा रहे हैं ना, और इसका क्या होता है 4s2 3d5। केवल 3d1 को आपको समझना है, बाकी 3d2 IE2 और IE3 समझाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन से चीजें समझ में आ जाती है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ, क्या यहाँ में 4s1 ही रहेगा कि नहीं रहेगा, 4s1, क्या यहाँ में भी 4s1 होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 4s1 3d2 होगा कि नहीं होगा, क्या यहाँ में भी 4s1 होगा क्या, लेकिन क्रोमियम में कहानी चेंज हो जा रही है, क्रोमियम में अब क्या हो जाएगा 3d5, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या हो गया 3d5, और बाकी सब में क्या हो रहा है 4s1, क्या हो रहा है भाई 4s1, क्या आप समझ पा रहे हैं क्या, ठीक है। अब यहाँ में बात करेंगे तो बताओ मैग्नीज का कि बी क्या हो रहा है 4s1 4s2 3d, क्या हो रहा है 4s2 3d5, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ में भी क्या आएगा 4s1 4s1। तो यहाँ में अगर बात करें कॉपर का तो बताओ 4s1 3d10 होता है क्या, लेकिन फिर यहाँ में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद 3d10, क्या हो जाएगा 3d10, बाकी सब में क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन इसमें है, क्या समझ पा रहे हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं क्या भाई। अब बोर्ड पे ध्यान देना, मैं बोला था ना कि यहाँ से यहाँ जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, तो ऑर्डर तो ऐसी होनी चाहिए थी, है ना। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ में क्या होता है क्रोमियम और कॉपर के बाद, यहाँ में ध्यान देना क्रोमियम में यहाँ में देखो 3d5 और यहाँ में ऐसा आ रहा है, तो ये स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ में जा रहा है, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है, क्रोमियम का ज्यादा हो जाता है मैग्नीज से, और क्रोमियम और कॉपर में ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, बस दो जगह ऑर्डर उल्टा हो जाता है। तो याद रखना है किसमें, यहाँ में क्रोमियम कॉपर के बाद, क्योंकि यहाँ में बताइए क्यों, ये समझ में आना चाहिए, IE2 तो समझ में आना चाहिए भाई। यहाँ में तो क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 4s2 3d10, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ में तो 4s1 होगा कि नहीं होगा, और क्या S1 को हम लोग हाफ फील्ड मानते हैं क्या, S1 को हाफ फील्ड मानते हैं नहीं, क्या यहाँ में देखो इलेक्ट्रॉन सब S में है ना, और यहाँ में देखो स्टेबल बना कि नहीं बना, और स्टेबल से जस्ट आगे अनस्टेबल बन जाए तो क्या आयोनाइजेशन एनर्जी चेंज हो जाती है, मैं बताया था ना, तो इसलिए बोल रहा था कि S1 को हाफ फील्ड कंसीडर नहीं किया जाता है। अगर आप यहाँ में S1 में सब में S1 में हाफ फील्ड कंसीडर करने लगेंगे तो सब तो स्टेबल हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना, इसलिए उसको कंसीडर नहीं करना है, केवल किसको कंसीडर करना है बताओ, इसको क्रोमियम और कॉपर में एक्सचेंज करना है, ठीक है। तो याद रखना है लास्ट में देखिए IE3 में बताइए कितना इलेक्ट्रॉन को निकालना, IE3 में 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है ना, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, और बताओ कॉपर और जिंक में किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, कॉपर का ना, आंखों से लिखिए, एरो लिखा है ऐसे ना, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर इसकी बात करेंगे भाई ध्यान देना, तो यहाँ में क्या होगा 4s2 3d1, तो क्या दो इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, तो यहाँ में क्या आएगा 3d1, है ना, और यहाँ में बात करेंगे तो 3d2, है कि नहीं। अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे, अगर मैग्नीज की बात करेंगे, मैग्नीज में यहाँ में जो IE3 लिखना है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, तो क्रोमियम में क्या हो जाएगा बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ में क्या बचेगा 3d4, और यहाँ में क्या हो जाएगा 3d5, क्या समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ में याद रखना है सिर्फ मैग्नीज के बाद, याद रखना एक ही में होगा, मैग्नीज के बाद, मतलब लेफ्ट टू राइट तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन मैग्नीज के बाद, मैग्नीज में स्टेबिलिटी आ गई, D5 कॉन्फ़िगरेशन आ गया, हाफ फील्ड हो गया, ये स्टेबल और आगे वाला अनस्टेबल, तो स्टेबिलिटी वाला का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, बाकी जो जैसा था वैसा ही रहेगा, क्या समझ पा रहे हैं ना।
अब बता कॉपर में नहीं होगा क्या भाई, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3d9 हो जाएगा, है ना, और यहाँ में 3d10, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो याद रखना, आप समझ पा रहे हैं ना, देखो I1 I2 I3, देखो I1 I2 ये नीट में पूछा गया है, I3, तो बता I1 में कितना का चेंज, देखो 1 2 3 है ना भाई, देखो 1 2 3, 1 में कितना का चेंज 3, 2 में और 3 में 1, तो याद रखना उल्टा है, 1 2 3 में चेंज कितना का है 3 2 1, 1 2 3 में 3 2 1, 3 पहला में 3 का चेंज, दूसरा में 2 का चेंज, तीसरा में 1 का चेंज, किसके बाद मैग्नीज के बाद, और पहला में टी कॉफी के बाद, है ना, और दूसरा में क्रोमियम कॉपर के बाद। तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो अब आइए एफ ब्लॉक की बात करते हैं। एफ ब्लॉक में आपको 4f सीरीज के बारे में थोड़ा बहुत जानना है। 4f सीरीज में क्या है कि जिसका एटॉमिक नंबर देखो 58 से सीरियम से लेके लुथेरियम तक 71 तक है ना, यहाँ में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ में क्या होता है कि इसमें आपको पढ़ना है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। एनसीईआरटी में एक लिखा है भाई, वो थोड़ा सा पढ़ के जाना है कि इनका जो IE1 होता है वो अप्रोक्सीमेटली 600 होता है, कितना होता है 600, और इनकी जो IE2 की जो वैल्यू होती है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी लगभग 200 के बराबर होती है, ठीक है। तो ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी ध्यान देना 58 से 71, इसके आगे में जो लिखा है वो क्या है लेंथेनम, तो लेंथेनम के नाम पे भी ये लिखा गया है, तो ये लेंथेनम भी इसमें कंसिडर हो सकता है, ठीक है। मतलब जो लेंथेनॉइड सीरीज की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है उसकी वैल्यू लगभग कितने के बराबर होती है 600, या तो कोई कोई एलिमेंट का 5-6 किलो जूल ज्यादा एनर्जी होगा या किसी का 5-6 किलो जूल कम हो सकता है, लेकिन लगभग उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लगभग इतनी होती है, और सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी 1200 के बराबर होता है। और ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, कैल्शियम का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर होता है, कैल्शियम का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर होता है। तो अगर आपसे कोई पूछ देगा कि लेंथेनॉइड का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कौन से एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर होता है, तो कैल्शियम का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर होता है। अगर मान लो क्वेश्चन में आ गया कि मान लो कोई भी एलिमेंट है, मान लो 58 ही दे देगा, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर आयोनाइजेशन एनर्जी लिख रहा है सिर्फ और सिर्फ, तो समझ आपको खुद ही क्या समझ लेना है कि कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है, फर्स्ट। कुछ भी नहीं लिखा है तो फर्स्ट, अगर 2 लिखा होगा तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, समझ पा रहे हैं ना। तो अगर आपसे मान लो भाई बोलेगा कि लेंथेनम सीरियम का आयोनाइजेशन एनर्जी किस किस एलिमेंट के बराबर होगा, किसके रिस्पेक्ट में कंपेयर किया जा सकता है, मान लो कैल्शियम आ गया और यहाँ में किसी का 70 आ गया, मान लो यहाँ में लुथेरियम आ गया और यहाँ में मैग्नीशियम आ गया, समझ पा रहे हैं ना। ऐसे 4 एलिमेंट देगा तो आप गलत करके आ जाएंगे, अगर आपको पता है तभी कैल्शियम लगा पाएंगे, नहीं तो आप सोचेंगे कि भाई ये जो एलिमेंट है लेंथेनम, मान लो यहाँ में किसका सीरियम का आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है, ये तो 6 पीरियड का मेंबर है और ये तो 6 पीरियड का है, ये 4th पीरियड का है, कैसे बराबर होगा, नहीं सॉल्व कर पाएंगे उस समय, हमारे दिमाग में ऐसा बात नहीं ख्याल आ पाएगा। आप सोचेंगे जो 6 पीरियड का होगा उसी को आप टिक करके आ जाएंगे, क्योंकि दोनों का आयोनाइजेशन एनर्जी कुछ ना कुछ होगा, क्या आप समझ पा रहे हैं ना। लेकिन अगर मान लो अगर आपको याद है तभी आपका दिमाग कैल्शियम पे जाएगा, वरना नहीं हो पाएगा, समझ पा रहे हैं ना, क्या आप समझ पा रहे हैं ना। तो ये लिखा है एनसीईआरटी में, आपको पढ़ के जाना है कि जो लेंथेनॉइड सीरीज है इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कैल्शियम का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के बराबर होता है, और इसकी सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कैल्शियम के IE2 के बराबर होता है। तो अगर क्वेश्चन आएगा तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, अगर नहीं आएगा, अगर मान लो क्वेश्चन आ गया और ये कंसेप्ट आपको याद नहीं है तो आप क्वेश्चन हमेशा गलत करके आएंगे ना भाई ऐसे। तो चलिए, तो एक लिखेंगे पॉइंट, मैं एक पॉइंट लिखा रहा हूँ बस, सिर्फ और सिर्फ आपको उतनी ही याद रखना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट में लिख लीजिएगा आयोनाइजेशन, देखिए IE1 एंड IE2 ऑफ लेंथेनॉइड, IE1 एंड IE2 ऑफ लेंथेनॉइड, IE1 एंड IE2 ऑफ लेंथेनॉइड, ब्रैकेट में लिख लो एटॉमिक नंबर 58 to 71 is almost comparable with IE1 and IE2 of calcium, almost comparable with IE1 and IE2 of calcium, समझ पा रहे हैं ना। मतलब लेंथेनॉइड का IE1 और IE2 किसके साथ में कंपेयर किया जा सकता है, कैल्शियम के IE1 और IE2 के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट, और ये याद रखना है कि ये जो
है वो सिर्फ किस पे भी वैलिड हो सकता है, लेंथेनॉइड के लिए वैलिड हो सकता है, क्लियर है ना। तो लिखेंगे ऑल्सो वैलिड फॉर लेंथेनम, ऑल्सो वैलिड फॉर लेंथेनम, ये किसके लिए भी वैलिड हो सकता है, लेंथेनम के लिए, ऑल्सो वैलिड फॉर लेंथेनम। ब्रैकेट लेंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना है, 57 इन ग्रुप। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। बस देखिए भाई, मैं आपको ग्रुप वाला क्वेश्चन जो बता रहा था, दो प्रकार का बता रहा था, एक तो विद कंट्रिक्शन और एक विदाउट कंट्रिक्शन। बताओ किसमें कंट्रिक्शन नहीं था, बताइए। तो देखना पड़ रहा है क्या भाई, क्या इसमें कंट्रिक्शन नहीं था ना। मैं बोला था ना डी और आधा पी, शुरुआत का पी, मतलब 13 14 15 है ना। तो देखो तो देखिए भाई ऐसा हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान, इसमें कुछ भी कंट्रिक्शन लगेगा क्या, नहीं, नहीं लगेगा। तो सिंपल ट्रेंड कि ऊपर से नीचे जाएंगे, तो ऊपर से नीचे जाने से एटॉमिक रेडियस क्या होती थी, बढ़ती थी, है कि नहीं। एटॉमिक रेडियस बढ़ने का रीजन क्या था, सेल नंबर बढ़ता था। क्या बढ़ता था, सेल नंबर बढ़ेगा। सेल नंबर बढ़ने से एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी, रेडियस बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है कि मुश्किल है, आसान है। तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। मतलब ऊपर से नीचे जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, समझ पा रहे ना। तो किसका ज्यादा होगा, ऊपर वाला का। तो बस कुछ करना ही नहीं, इसमें कुछ एक्सेप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ भी कंट्रैक्शन नहीं लगता है। और कंट्रैक्शन वाला मैं चलिए आप कल ही बता दूंगा, ठीक है।